नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभाव पर। मित्रों, टीजीटी 2022 की जो परीक्षा हाल ही में हुई है, तो संस्कृत विषय में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिन पर बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाह रहे हैं कि किन किन प्रश्नों पर प्रतियोगी शिक्षक अपना प्रत्यावेदन दे रहे हैं। अब बात यह करनी है कि क्या जिन प्रश्नों पर आपत्तियां दी जा रही हैं, क्या वे तार्किक हैं, सुसंगत हैं अथवा नहीं, हैं अथवा नहीं। तो हमारा उद्देश्य है इस वीडियो में यही बताना, यह बताना कि इन प्रश्नों पर बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षकों ने प्रत्यावेदन दिया है और दे रहे हैं। तो आइए देखते हैं किन प्रश्नों पर प्रत्यावेदन देना उचित है अथवा अनुचित है, यह बात करेंगे। और साथ ही साथ यह भी बात करेंगे कि क्या ये प्रश्न सारे संशोधित हो सकते हैं, और अगर होंगे तो क्या मेरिट भी संशोधित हो जाएगी। मेरिट मतलब कि क्या मेरिट पर भी प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं। तो इस मेरिट के विषय में अंतिम में बात करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें, और ताकि सभी लोग समझ सकें कि किन किन प्रश्नों पर आपत्तियां जा रही हैं। तो आपत्ति का जो स्थल है, कुछ प्रतियोगी शिक्षकों ने हमारे पास मैसेज दिया कि सर इस पर आपत्ति कर रहे हैं। देखिए, नियमानुसार आपत्ति, अब कोई भी प्रतियोगी शिक्षक किसी भी प्रश्न पर, यानी जो सही है उस पर भी आपत्ति कर सकता है। तो क्या आयोग उसको भी सही कर देगा? ऐसा नहीं है भाई, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्रतियोगी शिक्षक किसी भी प्रश्न पर आपत्ति कर सकता है। इस विषय पर किसी को किसी भी प्रतियोगी शिक्षक को गलत शब्दों से उसको जलील करने की आवश्यकता नहीं है। हमने देखा है प्रायः जैसे ही कोई वीडियो जाता है और उस पर यह बताया जाता है कि इस पर भी प्रतियोगी शिक्षक अपना प्रत्यावेदन दर्ज करा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि भर्ती फंसा देंगे। ऐसा हमारे और आपके कहने से भर्ती नहीं फंसने वाली है। और जो सही है, जो सही रहेगा वो सही ही रहेगा, जो गलत है वो गलत ही रहेगा। तो आइए देखते हैं पहला, रामः धन इव। यहाँ पर रामः धन इव में कुछ लोग इस पर भी प्रत्यावेदन कर रहे हैं। जैसे इसमें इन्होंने मेन उत्तर माना है ये वाला डी विकल्प। तो कुछ प्रतियोगी शिक्षक इसको भी दे रहे हैं, यानी जो बी लगाया होगा वो बी पर भी दे रहा है, जो डी लगाया था डी पे दे रहा है। डी वाले तो देंगे नहीं, लेकिन जो बी लगाए हैं वे भी प्रत्यावेदन दे रहे हैं कि इस प्रकार के विकल्प में दोनों विकल्प सही हो जाने चाहिए। दूसरा, बालकः पठति रिक्त स्थाने उचितम प्रश्नवाचक सर्वनाम पदम चिनुत। तो कह बालकः पठत, कौन बालक पढ़ता है। तो इसमें प्रश्नवाचक में इसमें भी अप्रत्यावेदन दे रहे हैं। कुछ लोग किम लगा दिए हैं। तो किम बालकः पठत, क्या बालक पढ़ता है, ऐसा भी सवाल बन सकता है। किम प्रश्नवाचक सर्वनाम पद उचित की दृष्टि से देखा जाए तो कह है, लेकिन इस पर भी आपत्तियां कर रहे हैं। अब इस पर हम आप नहीं निर्णय लेंगे, इस पर विद्वान विशेषज्ञ जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के एक्सपर्ट टीम में होंगे, वे निर्धारित करेंगे कि कौन सा इसमें विकल्प सही होगा। तो ये है। दूसरी बात, त्रिलोचना, इस पर भी बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक प्रत्यावेदन कर रहे हैं। त्रिलोचना में भी कुछ लोग दिगु लगा दिए हैं, कुछ लोग बहुव्री लगा दिए हैं। वास्तविक रूप में यहाँ पर विसर्ग की स्थिति को भी पूछ रहे हैं कि विसर्ग नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, त्रिलोचना के बगल में इति है। इति स्वर होने के कारण यहाँ पर विसर्ग लोप हो गया है। तो यहाँ गलत नहीं है, बहुब्री समास इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, लेकिन फिर भी प्रतियोगी शिक्षक दिगु समास भी मान रहे हैं। तो अगला है, संस्कृत गद्य शिक्षण परंपरागतया सर्वाधिक प्रयुक्ता शिक्षण पद्धति का आयोग ने व्याख्या पद्धति मानी है, लेकिन बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक इस पर प्रत्यक्ष पद्धति भी कह रहे हैं और इस पर तर्क दे रहे हैं, इस पर जो है साक्ष्य दे रहे हैं। तो मेरे पास बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षकों ने जिन जिन प्रश्नों पर साक्ष्य, मतलब प्रश्न पर प्रत्यावेदन दे रहे हैं, उस पर जो है उसका साक्ष्य भी हमारे पास प्रेषित कर रहे हैं। तो जिन भी प्रतियोगी शिक्षकों को संस्कृत विषय के साक्ष्य की आवश्यकता पड़ेगी किसी भी प्रश्न पर,
वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और तो इस पर भी आपत्ति जा रही है। साथ में सूर्य धन उदय, इस पर भी साक्ष्य के मतलब इसमें बता दें कि ये संस्कृत गद्य शिक्षण की जो बीएड में आप पढ़े होंगे, किसी भी राइटर की पुस्तक होगी वहाँ पर ये चीज़ मिलता है, वहाँ पर आप जा कर के देख सकते हैं। वहाँ प्रत्यक्ष विधि पद्धति भी बताई गई है। सूर्यधन उदय ये कक्षा 6, 7, 8 की किताब में उत्तर प्रदेश में जो उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो किताबें चलती हैं वहाँ पर भी आप उसका साक्ष्य दे सकते हैं। सूर्योदय में यहाँ पर सूर्यधन उदय है, तो वैसे सभी लोग सूर्योदय ही लगाते हैं, सूर्योदय बनेगा। हाँ, तो लेकिन यहाँ पर सूर्योदय भी है, इसका मतलब है विसर्ग वाला ही सबसे उत्तम होगा, यानी बी वाला विकल्प है। तो सूर्य है यहाँ उदय, ये प्रश्न में त्रुटि है, तो उसमें बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक इस पर भी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। ऐश्वर्य मद पिशाचेन गृहीता नाम, ये आउट ऑफ सिलेबस बता रहे हैं कि वैसे सुखनासोपदेश एक प्रकरण ग्रंथ है जो आपकी पाठ्यक्रम में है, तो आउट ऑफ सिलेबस की दृष्टि से इस पर भी लोग आपत्ति दर्ज करा रहे हैं। वैसे आयोग ने जो माना है वो सही है, लेकिन इस प्रश्न को कहा जा रहा है कि यह आउट ऑफ सिलेबस है। दा धातु में 2 विकल्प रख दिए हैं, ये तो सभी लोग जान रहे हैं। इसमें ददात भी होगा और दत्ते भी होगा, दोनों विकल्प सही हैं। इस पर भी प्रश्न त्रुटिपूर्ण है, इस पर भी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं। वह संस्कृत पठामा, इसमें भी दोष है। वह संस्कृत पठामा, भाई प्रश्नों का इसमें बहुत दोष नहीं है, लेकिन हाँ वह संस्कृत पठामा नहीं होता, वयम होता है। तो इस पर भी लोग जिनका गलत हुआ है वो भी अपना इस पर दर्ज करा रहे हैं। बिल्कुल दर्ज कराना स्वाभाविक है, और इस पर किसी को भी किसी के विषय में टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आप जो निर्णय लेना होगा वो आयोग लेगा, अंतिम निर्णय हमारे और आपके बस की बात नहीं है। तो इसलिए हम लोग एक अध्यापक हैं, अध्यापक की एक गरिमा मर्यादा होती है, तो हमें आपको इस पर किसी के ऊपर कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, ना किसी चैनल पर, ना किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी शिक्षक के ऊपर। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ता है, इस पर भी आपत्ति कर रहे हैं। मान लीजिए इसका गलत है, तो क्योंकि विद्यार्थी शब्द अनुवाद करना है तो विद्यार्थी विकल्प में होना चाहिए। चलिए ठीक है, विद्यार्थी मतलब छात्र, तो ठीक है, ये विकल्प सही है। छात्र पुस्तकम पठति, तो ये सही है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी अनुवाद विद्यार्थी का विद्यार्थी ही होना चाहिए। तो ये कुछ साक्ष्य के तहत जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये साक्ष्य हैं। हाँ, एक प्रश्न आपका जो दुर्ग वाला है, दुर्ग वाला भी आउट ऑफ सिलेबस है। आपके पाठ्यक्रम में प्रथम विराम का प्रथम निश्वास, हाँ जो रायगढ़ दुर्ग वाला आया हुआ है वो आउट ऑफ सिलेबस है। द्वितीय निश्वास, भाई प्रथम निश्वास आदमी पढ़ रहा है और प्रथम विराम पढ़ रहा है, प्रथम निश्वास पढ़ रहा है, आप प्रथम विराम के द्वितीय निश्वास से पूछ रहे हैं, तो जो सरासर गलत है। तो इसलिए उस पर भी आपत्तियां दर्ज करा रहे हैं लोग। जिनका गलत है वो ये बिल्कुल कराएंगे, किसी को कोई रोक नहीं सकता है, सब स्वतंत्र है। तो ये किताब है देवनारायण मिश्र की, उसमें प्रथम विराम के द्वितीय निश्वास में ये चीज़ है। और ये ये पुस्तक है जिसमें साक्ष्य यहाँ पर हमारे पास किसी स्टूडेंट ने भेजा है। ये है डॉक्टर संतोष मित्तल, अच्छी किताब है और ब्रांड है संस्कृत शिक्षण के लिए। इस पर भी आपको प्रत्यक्ष विधि और व्याख्या विधि वाला मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पर हम आपसे केवल यही बात करेंगे, अंतिम निर्णय आयोग लेगा, इसलिए किसी के विषय में किसी के बारे में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, सब स्वतंत्र है। साथ में बता दें कि देखिए मेरिट इधर उधर तो हो सकती है, आपको बिल्कुल आपके दिमाग में ये ना चले कि एफ होने पर आप जिसका अच्छा अंक है उनका घाटा नहीं होगा। बिल्कुल वो उनके अंक अगर कम होंगे तो निश्चित रूप से फाइट में और लोग भी बढ़ेंगे। जिनका अंक बढ़ेगा वो फाइट में आएगा, जिनका अंक घटेगा वो फाइट से बाहर होगा। इसलिए अभी अंतिम उत्तर कुंजी जारी होने तक आप इंतज़ार करिए, एकदम शांति से बैठें, धैर्य के साथ। किसी भी व्यक्ति विशेष पर कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आपको करना क्या है, आपको आयोग से निवेदन करना है कि वेटिंग लिस्ट के साथ रिजल्ट जारी करें। और इसके पीछे कारण है कि
एलटी ग्रेड का बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है। बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक, बहुत सारे जो टीजीटी 2022 में हैं, अच्छे अंकों के साथ हैं, वे बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक एलटी ग्रेड में मुख्य परीक्षा लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अच्छे कॉम्पिटिटर अगर एलटी ग्रेड ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी जो वेटिंग लिस्ट अगर आयोग जारी करे, ऐसा निवेदन किया जाए, तो निश्चित रूप से बहुत सारे कम कट मेरिट वाले बच्चों का भी, छात्रों का भी वहाँ पर चयन हो सकता है। साथ ही साथ प्रवक्ता का रिजल्ट पहले दे दें। अभी हाल ही में डीएसएसबी का रिजल्ट आया है, जैसा कि आप सभी को पता है। तमाम ऐसे लोग हैं जो बिहार में अभी भी सिलेक्ट हैं, जो प्रवक्ता पद पर हैं। अगर उनको टीजीटी बहुत दूर दराज मिलेगा तो मुझे नहीं लगता है कि वो टीजीटी ज्वाइन करेंगे। वैसे ज्वाइन करने की प्रबल संभावना है। अगर कोई बिहार में है, टीजीटी पद अपने प्रदेश में आना चाह रहा है तो आएगा, लेकिन बहुत लोग हैं कि सेटअप बना लेते हैं, तो उनको लगता है कि अभी हम यहाँ लेक्चरर हैं तो लेक्चरर रहेंगे, अब आएंगे तो लेक्चरर पोस्ट पर ही आएंगे। इस प्रकार की मेरिट पर प्रभाव पड़ सकता है। बस आप आग्रह निवेदन ये करें कि आयोग वेटिंग लिस्ट के साथ रिजल्ट जारी करे, ताकि वेटिंग लिस्ट में भी बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षकों का चयन हो सके। मेरिट के विषय में अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना संभावना है कि बहुत जो मार्क ज़्यादा मेरिट बताई जा रही है, तो ये गलत है। 125 कोई नहीं किया है। हर एक इंसान से 2 से 3 गलतियां हुई हैं, और अभी प्रत्यावेदन जा रहा है। कौन सा प्रश्न पर क्या संशोधन करेगा आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग, किसी को पता रहता नहीं है। इसलिए मेरिट के विषय में अभी बहुत ज़्यादा डिस्कशन किसी से न करें। आप आने वाली भर्ती की तैयारी करते रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखें। आपको जो भी फल मिलना होगा वो मिल जाएगा। किसी के कहने और किसी के रोकने से आपका रिजल्ट रुकने वाला नहीं है। साथ ही साथ यह भी जान लीजिए कि बहुत सारे लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छा अंक हासिल किया है, तो ज़रूर ईश्वर उनको जो है सफलता देंगे। और आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में, आपसे बात करेंगे मेरिट के विषय में। हाँ, ये जो संशोधित उत्तर कुंजी है, यह भी आयोग जारी करे, ताकि यह पता चले कि किस प्रश्नों पर, जिस पर आपने आपत्ति किया है, उस पर वह सही उत्तर भेजा है अथवा नहीं। तो आप यह कोशिश करें कि आयोग जो है वेटिंग लिस्ट और संशोधित उत्तर कुंजी जरूर जारी करे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और जिसको भी साक्ष्य चाहिए, आज लास्ट तिथि है, 12 तारीख है, लास्ट तिथि है। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना जो है प्रत्यावेदन भेज दें, ताकि जो है आपके प्रश्नों पर विचार हो सके। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।